नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम द्वितीय पीयूसी हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से जो 8वां पाठ है यात्रा जापान की, उसको देखेंगे। लास्ट सेशन में यात्रा जापान की पाठ जो है कहाँ तक हुआ था कि जो प्रतिनिधि मंडल भारत से गए होते हैं, जो ओसाका में अभी जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेमिनार है उसमें भाग लेने के लिए गए होते हैं, वो क्या है ओसाका टोक्यो से जो टफ्स यूनिवर्सिटी में जो सम्मेलन रहता है उसे ख़त्म करके वो अभी ओसाका जाते हैं। ओसाका में वो क्या करते हैं, पहले ओसाका जो है मतलब जो किला है उसे वो देखते हैं, वहाँ की जो अनुभव है उसके बारे में कहते हैं। आगे उसके साथ साथ जो है अभी ओसाका में जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेमिनार था उसका उद्घाटन भी होता है, तो मंच में जितने लोग प्रमुख गण्य लोग बैठे थे उनके बारे में कहते हुए सेमिनार के उद्घाटन के बारे में उन्होंने कहा था। यहाँ तक क्लास सेशन में पाठ हुआ था। आज का जो सेशन है यहाँ से प्रारंभ होता है। अभी सेमिनार का प्रारंभ हो चुका है। अभी मंच पर जो है भारत के जो उच्चायुक्त जो विकास स्वरूप जी जो है वहाँ पर स्थित सभी के बारे में जब वो एक एक का नाम लेकर सभी के बारे में बोलते जाते हैं, कहते हैं, तब यहाँ पर लेखिका को एक आश्चर्य होता है कि क्या है वहाँ पर न जाने कितने लोग, ज़्यादा लोग जो है वो कहीं ना कहीं इलाहाबाद से क्या है संबंधित है। तो वो चौंक जाती है, अचानक से इतने सारे इलाहाबादी यहाँ पर आज इकट्ठे कैसे हो गए। तो ये बात कहने पर बाद में वो विकास स्वरूप जी के बारे में कहती है। जो भारत के उच्चायुक्त विकास स्वरूप जी जो है उन्हीं के ही पुस्तक पर आधारित एक फिल्म बनी है। कौन सी फिल्म है? स्लमडॉग मिलेनियर, जो ऑस्कर विजेता है। ये फिल्म जो है ऑस्कर विजेता है। तो यहाँ पर क्यों वो ये बात कहती है, क्योंकि जब ये फिल्म जो है ऑस्कर विजेता बनती है तब भी यहाँ पर जो विकास स्वरूप जी जो है वो उसके बारे में यहाँ पर कोई शोर नहीं मचाते कि क्या है ये मेरी पुस्तक पर आधारित फिल्म है। इस तरह वो कोई शोर नहीं मचाते, बल्कि वो क्या है अपने काम में, मतलब वो अपनी अगली पुस्तक लिखने में मशगूल रहते हैं करके यहाँ पर विकास स्वरूप जी के बारे में कहते हुए इस बात को यहाँ पर ममता कालिया जी कहती है। देखिए यहाँ पर स्लमडॉग मिलेनियर विकास स्वरूप जी के पुस्तक के आधार पर बनी हुई एक फिल्म है। तो इसके बाद वो कहती है हम विकास स्वरूप जी की जो पत्नी है अर्पणा, उनसे भी यहाँ पर मिलते हैं, वो भी इलाहाबादी है करके कहते हैं। और उसके बाद जब वो उनके घर जाते हैं, उनके घर में देखते हैं कि क्या है जापान और उसके साथ साथ भारत की जो संस्कृति या फिर वो जो सजावट है कुछ इस तरह दोनों मिल गए, हम उनके घर को कह सकते हैं कि वो जापिस्तान है, उसको एक नया नाम ही दे सकते हैं करके वो एक अनुभव भी यहाँ पर ममता कालिया जी कहती है, लिखती जाती है। इसके बाद जो लक्ष्मीधर जी है वो भी क्या है सबको अपने घर बुलाते हैं। इन लोगों को भी क्या है उनके घर जाने की मन है, मगर वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो क्या है समय की बेड़ी में अभी जकड़े हुए हैं, वो चाहकर भी उनके घर नहीं जा सकते। वो कहते हैं हमें लक्ष्मीधर जी की जो बच्चे हैं तारा और अमित जो है उनको देखने का मन कर रहा है। हमारे नज़रों में वो अभी भी छोटे छोटे बच्चे हैं। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, जब आखिरी बार उन्होंने उन बच्चों को देखा था तो वो बहुत ही छोटे थे, मगर अभी क्या है बहुत वक्त गुजर चुका है, बच्चे बड़े बन चुके हैं। वो कहते हैं जो अमित है वो जर्नलिस्ट है और जो तारा है वो एक्यूप्रेशरिस्ट है करके यहाँ पर उनके बारे में कहते जाते हैं। तो वो लक्ष्मीधर जी के घर नहीं जा पाते। ठीक है, अभी वो ओसाका से निकलते हैं वैन में। अभी जाते समय, वहाँ से निकलते समय कुछ दूर बाद जो है ताका हाशिसन जो प्रोफेसर है वो क्या है एक जगह पर गाड़ी को रुकवाते हैं और एक पथरीली एक ढलान पर उनको लेकर जाते हैं पैदल। कुछ ही दूर जो है जाते ही यहाँ पर जो अजय गुप्ता और जो रविंद्र है उनको लगता है कि अभी ये जो राह है आगे का वो बहुत ही दुर्गम मार्ग है। दुर्गम मार्ग का अर्थ क्या है, बहुत ही मुश्किल रास्ता है। इसीलिए वो क्या करते हैं थोड़ी दूर जाकर ही क्या है वो वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो आगे का जो सफर है तय नहीं करते। कौन वापस आते हैं? अजय गुप्ता और
रविंद्र जी वापस आ जाते हैं। उसके बाद बाकी सभी लोग जो है उसी ढलान पर चलते चलते आगे जाते हैं। देखते हैं बहुत ही सुंदर सा वातावरण वहां पर है। वो जो बड़े बड़े पेड़ है, रंग बिरंगी पत्तों से भरे हुए जो पेड़ है, हरे, पीली, नारंगी, गुलाबी, इस तरह के रंग बिरंगे जो पत्तों से भरी हुई जो पेड़ है बड़े बड़े, वो जो है उनका स्वागत कर रहा है, इस तरह उनको एहसास होता है। और उसके साथ साथ क्या है, वो जगह कौन सी है, मीनो फॉल्स। कौन सी जगह है वो, मीनो फॉल्स है। तो वो मीनो फॉल्स के पास जाते रहते हैं। वो जो पानी की जो कलकल निनाद है, जो आवाज़ है, उनको ऐसा लगता है मानो वो सभी उनका स्वागत वहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जाते हैं जहाँ से वो मीनो फॉल्स गिरती है। वहाँ पर क्या है, एक छोटी सी वहाँ पर बाजार है, कह सकते हैं हम उसे, क्या है, पहाड़ी बाजार करके हम वहाँ पर कह सकते हैं। तो वहाँ पर जो है एक छोटी सी बाजार में एक महिला जो है वहाँ पर मोमीजी के पत्तों में आटे के गोले को क्या है यहाँ पर डालकर कुछ मिष्टान जो है, कुछ मीठा वहाँ पर वो पका रही है। तो वो जो मिष्टान है वो सभी लोग वहाँ पर से लेकर खाते हैं। तो अभी मीनो फॉल्स देखकर हो गया, वहां से वो लौटते हैं और उसके बाद वो ट्रेन में क्या है, नारा पहुंचते हैं। कहाँ पर पहुंचते हैं, नारा। अभी सभी लोग जो है नारा पहुंचते हैं। तो नारा पहुंचने पर यहाँ पर नारा के बारे में लेखिका लिखती है, नारा जो है वो पूर्व की संस्कृति, सभ्यता और कला का क्या है, केंद्र है। और उसमें उस नारा में जो है तुर्की, चीनी और भारत की क्या है, बहुत सारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसे अपने में, उसमें जो हम उसकी जो स्थापत्य है देख सकते हैं। चीनी, भारत और तुर्की की प्राचीन सभ्यता की जो स्थापत्य है हम नारा में देख सकते हैं करके यहाँ पर लेखिका लिखती है। अभी वो नारा जाते हैं। नारा के बारे में यहाँ पर आगे लेखिका कहती है, नारा जो है उसकी जो प्रसिद्ध मंदिर है वह क्या है, तोदाई मंदिर। क्या है, नारा की सुप्रसिद्ध मंदिर तोदाई मंदिर है। तोदाई मंदिर के बारे में कहते हुए यहाँ पर लेखिका लिखती है अपनी यात्रा वृत्तांत में कि हम वहाँ पर देखकर आश्चर्य हो गए। मैं तो यहाँ पर क्या है, मुझे ये प्रश्न सताने लगी थी कि किस तरह यहाँ पर बिना पत्थर और सीमेंट के सिर्फ लकड़ियों से जो है इतनी सुंदर यहाँ पर मंदिर किस तरह बना सकते हैं। देखिए, ये जो मंदिर है लकड़ियों के प्रयोग से ही बनी हुई है। वो यहाँ पर चौंक जाते हैं, सिर्फ क्या है, यहाँ पर लकड़ियों से इतनी सुंदर मंदिर जो है वो कैसे बन सकती है बिना पत्थर और सीमेंट के प्रयोग से करके यहाँ पर वो भी चौंक जाती है। और उसके बाद नारा के जो मंदिर है उसके मंदिर में जो है बीच में एक गोलाकार वृत्त में जो है एक अग्नि जो है हमेशा जलती रहती है। वो जो आग जलती रहती है उसे पवित्र अग्नि मानकर भारतीयों की तरह ही वहाँ के जो लोग हैं उस अग्नि से आरती लेते हैं। तोदाई मंदिर की स्थापना 743 में होती है। अभी इसके गर्भगृह में जो मूर्ति है वह बुद्ध की मूर्ति है, जिसे जापानी में क्या करके संबोधित करते हैं, दाई बुत्सु। क्या कहते हैं बुद्ध को जापानी भाषा में, दाई बुत्सु। गौतम बुद्ध को जापानी भाषा में दाई बुत्सु कहते हैं, याद रखिए अच्छे से। तो वहां पर गर्भगृह में जो बुद्ध की मतलब जो दाई बुत्सु की मूर्ति है वो 55 फुट ऊंची है और उसके साथ साथ 500 टन वजन है उसका। कितना है, 55 फुट ऊंचाई और 500 टन क्या है यहाँ पर उसकी वजन है। दाई बुत्सु मूर्ति के नीचे एक बहुत ही एक छोटा सा मार्ग है, एक बहुत ही छोटा सा मार्ग है। वो इतना यहाँ पर छोटा है कि वहां से एक व्यक्ति का भी क्या है पार होना, निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो वहां पर ये मान्यता है कि उस मार्ग से जो गुजरता है वो जो है मुक्ति प्राप्त करता है, ये मान्यता है वहाँ की। तो हरजेंद्र चौधरी जो है उस मान्यता के हिसाब से वो क्या करते हैं, उस मूर्ति के नीचे जो मार्ग है उस मार्ग से वो पार होते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग क्या है उनको मना करते हैं, वहाँ से क्या है पार होना बहुत ही मुश्किल है, इतनी छोटी सी रास्ता है तो मत जाओ करके, फिर भी क्या है वो उस मूर्ति के नीचे वहाँ पार करते हैं।
तो ऐसे ही बहुत सारी मान्यता हम वहाँ पर देख सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, वहाँ पर आरती भी लेते हैं जिस तरह भारतीयों की, इसीलिए तो पहले ही उन्होंने कहा था वहाँ पर चीन, तुर्की और भारत की प्राचीन सभ्यता जो है हम वहाँ पर देख सकते हैं। तो उसी मंदिर के बीच में जो एक गोलाकार वृत्त में जो हमेशा एक आग जलती रहती है उसे पवित्र अग्नि माना जाता है, और भारतीयों की तरह ही क्या है उसकी वहाँ आरती लेते हैं। और उसके बाद वहाँ पर और एक प्रतिमा है, बुद्ध की ही प्रतिमा की, बुद्ध की ही मुद्रा में बैठी हुई और एक प्रतिमा है, उसका नाम है भारद्वाज। क्या है उस मूर्ति का नाम क्या है, यहाँ पर भारद्वाज है। तो वहां पर माना जाता है कि वो जो भारद्वाज की मूर्ति है उस मूर्ति में आरोग्य शक्ति है। जो भी माना जाता है अगर उसकी जो सिर है उसे छुएंगे तो उस व्यक्ति में अगर सर दर्द रहता है तो वो चला जाता है। वही उस मूर्ति के चरण स्पर्श करेंगे, उस मूर्ति के पाँव को स्पर्श करेंगे तो यहाँ पर जो पाँव दर्द रहेगा तो उस व्यक्ति को वो पाँव दर्द जो है छू मंतर हो जाएगा। इस तरह वहाँ की एक मान्यता है। तो इसीलिए लेखिका कहती है मैं भी क्या है अपने हाथ जो है बहुत देर तक उस मूर्ति की जो घुटना है उस पर रख कर देखी, मगर क्या है मेरे घुटनों का दर्द तो नहीं गया मगर मनोरंजन जरूर मिला करके वो कहती है। वही उस मंदिर के बारे में कहते हैं उस मंदिर में क्या है ऐसे बहुत सारी कहानी है, एक एक मूर्ति भी इसी तरह क्या है बहुत सारी कहानी, कथा जो है, आख्यान जो है यहाँ पर बयां करती है करके कहते हैं। और मंदिर की प्रवेश द्वार में क्या है, यहाँ पर 2 प्रहरियों की मूर्ति है। मंदिर की प्रवेश द्वार में 2 प्रहरियों की मूर्ति है। उसमें एक मूर्ति की जो मुंह है वो बंद है तो और एक मूर्ति की जो मुंह है वह खुला हुआ है। एक मूर्ति का मुंह बंद रखना और एक मूर्ति का जो मुंह खुलकर रहना जो है वो क्या है एक ओम उच्चारण का क्या है एक प्रतीक है करके कहा जाता है। इस तरह उस तोदाई मंदिर, वो जो प्राचीन तोदाई मंदिर है उसमें बहुत सारी एक एक मूर्ति और वहाँ के एक एक कला शिल्प भी क्या है एक एक कहानी, एक एक आख्यान बयां करती है करके लेखिका यहाँ पर कहती जाती है। और उसके बाद यहाँ पर वो जो मंदिर है लकड़ियों से बनी हुई है तो बहुत बार जो है उसमें आग लगने के कारण वह नष्ट भी हुआ है, मगर क्या है समय के साथ साथ बार बार उसको उतनी ही बार जो है उसका पुनर्निर्माण किया गया है करके यहाँ पर वो कहती जाती है। इस तरह तोदाई मंदिर है उसके बारे में यहाँ पर लेखिका लिखती जाती है। और आगे कहती है उसी तोदाई मंदिर से जुड़े हुए एक क्या है बहुत ही बड़ा बाजार है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जो बाजार वहाँ पर है। तो वो उस बाजार में उस मार्केट में घूमते रहते हैं, तो वो घूमते रहने पर वो ज्यादा कुछ वहाँ पर से खरीदते नहीं है, कुछ ही यहाँ पर क्या है स्मृति चिन्ह जो है वो खरीदते हैं। और घूमते घूमते उनको एक बात एक एहसास होता है कि जो चीनी वस्तु और उसके साथ जो जापानी वस्तु है, कलाकृतियां हैं, उनमें अंतर क्या है ये उन्हें समझ में आती है। यहाँ पर वो कहती जाती है उसके बारे में, जापान की कलाकृति के बारे में वो कहती है जापान की कलाकृतियों में, मूर्तियों में जो नजाकत और जो बारीकी हमें देखने को मिलती है वो चीन की वस्तुओं में नहीं। हाँ, मगर चीन की जो वस्तु है वो क्या है यहाँ पर बहुत ही सस्ता है करके वो कहती है बाजार के संबंध में। वही तोदाई जो मंदिर है उससे जुड़ा हुआ ही एक हिरन वन भी वहां पर था। तोदाई मंदिर से वो क्या है पैदल ही हिरन वन जा सकते हैं, उसे जुड़ा हुआ ही है। और रास्ते में वहां पर जाने तक की जो रास्ता है उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे पेड़ है, वो बहुत ही देखने में क्या है वो दृश्य बहुत ही सुंदर रहता है करके वो कहती है अपने अनुभव को। और उसके साथ साथ जो रविंद्र और अजय गुप्ता है वो क्या करते हैं, वहाँ के जो रंग बिरंगे पेड़ है और पत्ते हैं वो जो गिरे हुए उन पत्तों को वो निकाल कर अपने क्या है जेब में रखते हैं, क्योंकि उतनी सुंदर क्या है रंग बिरंगी पत्ते वहाँ पर देखने को मिलते हैं, पीली, नारंगी, गुलाबी, हरे पत्ते। तो वो जो रंग बिरंगे पत्ते क्या है जो उनको मिलते हैं, जो पूरे रास्ते पर क्या है गिरे हुए होते हैं, क्योंकि पेड़ दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ पेड़ है और वहाँ पर क्या है जो पत्ते हैं गिरे हुए हैं। तो उन सुंदर पत्तों को वो दोनों क्या है यहाँ पर निकाल कर अपने जेब में भी रखते हैं।
और जाकर हिरन वन के बेंच पर बैठकर क्या है उन पत्तों को वो देखने लगते हैं। तो इस तरह एक अनुभव जो है वो यहाँ पर लिखती है। और उसके साथ साथ अभी हिरन वन में जो हिरन है उनके बारे में कहती है, जो वो हिरन है भारत के हिरनों की तुलना में बहुत ही हृष्ट पुष्ट है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वहां पर आटे की जो बिस्किट है लेकर 150 येन देकर उस आटे की बिस्कुट पैकेट लेकर वो क्या है उन हिरनों को खिलाते रहते हैं। ताका हाशिसान जो है वो क्या करते हैं, हिरनों को बिस्कुट के बदले में केले खिलाते हैं। वो एक एक करके हर एक हिरन को इतने केले खिलाते जा रहे, अपने हिस्से के भी केले वो उन्हें खिला देते हैं। तो उनके बारे में कहते हैं वो तो खुद खाते नहीं मगर हमारे धन अच्छे से वो रखते थे, हमारे लिए वो खाने का प्रबंध जो है अच्छे से करते थे, मगर अपने हिस्से के भी जो केले हैं उससे क्या है उन्होंने हिरनों को खिला दी। तो उन्हीं के बारे में लेखिका और एक अपना एक अनुभव यहाँ पर लिखती है कि उन हिरनों की हौसला इतना बुलंद है कि उनमें से एक हिरन ने क्या कर दिया, लेखिका के हाथ में जो अधखाया केला था उस केले को उसने क्या है यहाँ पर छीन कर खा ली। तो इतनी क्या है हौसला उन हिरनों में बुलंद है। वो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, वो किसी से डरते नहीं है, लोगों से डरते नहीं है। ज्यादातर हम देख सकते हैं हिरन जो है उतने लोगों से मिलते जुलते नहीं है, दूर भागते हैं अन्य प्राणियों की तुलना में। मगर वहाँ के हिरन वन में जो हिरन है वो क्या है लोगों के बीच ही घूमते रहते हैं, वो उन लोगों से डरते नहीं है। तो इस तरह एक हिरन वन का जो अनुभव है उसको यहाँ पर वो कहती जाती है। और उसके साथ साथ हिरन वन में बैठकर, हिरन वन के बेंच पर बैठकर ही वो देखती है नारा का एक बहुत ही सुंदर दृश्य उन्हें दिखाई दे रहा है। तो उनके दिमाग में एक सोच आती है, इतनी सुंदर देश और इतने संवेदनशील दोस्तों को छोड़कर क्या है वो वापस कैसे लौटे, उनको सायोनारा कैसे कहे, इसकी चिंता उन्हें होती है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो लौटना तो है ही, मगर वहाँ से लौटने के लिए हमें दुख होता है तो क्या है हमें जो है वो परिसर या फिर वो जो देश है वो क्या है बहुत ही पसंद आता है। यही बात यहाँ पर वो कह रही है। इतने अच्छे लोग वहाँ पर है, इतने अच्छे मित्र वहाँ पर उनको मिले, तो उन लोगों को छोड़कर, उतनी सुंदर देश को छोड़कर वो वापस कैसे लौटे, इस तरह का एक सोच उनके दिमाग में आती है। और उसके बाद क्या है अभी वो ओसाका वापस लौटते हैं नारा से। फिर ओसाका में जो है फिर से वो शाम में क्या करते हैं, जो 100 येन की दुकान जाकर क्या खरीदते हैं, उन्हें एक पर्स यहाँ पर पसंद आता है, उसे खरीदते हैं। और उसके बाद लेखिका को वहाँ पर एक सदाबहार के जो पौधा है, बहुत ही छोटा सा जो पौधा है वो पसंद आता है, तो उन्हें भी वो खरीदते हैं। तो अभी फिर से वापस लौटते, अभी निकलना है। तो ऐसे में क्या है वहाँ पर उनको बताया जाता, मतलब उनको पता लगता है कि क्या है यहाँ पर विमान में जो है वो पौधा नहीं लेकर जा सकते। तो तभी वो उन्हें बहुत बुरा लगता है। उतने में वो मित्र लेखिका से कहते हैं वैसे भी ये तो इंडोर प्लांट है, इसे क्या है एक कागज़ में कवर करके अपने बैग में रख लीजिए करके वो एक सलाह उनको देते हैं। वैसे ही वो करते हैं। बाद में जैसे ही वो ओसाका छोड़कर, मतलब वहाँ से निकलकर जैसे ही अपने घर पहुँचते हैं, अपने देश और अपने घर पहुंचते हैं, वो पहला काम क्या करते हैं, अपने बैग में से जो है वो जो पौधा है उसे निकालते हैं। देखते हैं वो पौधा जो है जैसे कि तैसे ही था, मतलब वो क्या है उसको कुछ नहीं हुआ था। वो कहते हैं वो जो पौधा है वैसे ही हरा भरा था और अभी भी वैसे ही हरा भरा है जैसे जापान की यादें। जिस तरह जापान की यादें अभी भी मेरे मन में किस तरह यहाँ पर हरा भरा है, वैसे ही क्या है वो पौधा भी अभी भी हरा भरा है करके वो कहती है। इस तरह लेखिका ममता कालिया जी जो है, जो यात्रा है जापान की, जो जापान की यात्रा है और वहाँ के जो अनुभव है और उसके साथ साथ जापान के लोगों की जो जीवन शैली है, वहाँ की जो संस्कृति सभ्यता है, उसके बारे में बहुत ही सुंदरता और बहुत ही सरलता से यहाँ पर वर्णन करते हुए जाती है। अपने हर एक अनुभव को बहुत ही क्या है यहाँ पर सरलता से वो लिखती जाती है।
यहाँ पर और एक बात हमें पता चलती है कि हिंदी भाषा की महत्व क्या है। यहाँ पर और एक बात हमें ध्यान देनी है, हिंदी भाषा की महत्व क्या है। देखिए यहाँ पर टफ्ट्स में हिंदी विदेशी भाषा अध्ययन के तौर पर हिंदी भाषा का अध्ययन प्रारंभ होकर 100 साल ही बीत चुका था, 2010 में ही जब लेखिका वहां पर गई थी। तो हिंदी भाषा की महत्व भी इस पाठ में पता चलती है और उसके साथ साथ जापान की सभ्यता, संस्कृति और वहाँ की जो जीवन शैली है और उसके साथ साथ वहाँ की बढ़ती हुई जो तकनीकी है उसके बारे में भी यहाँ पर पता चलती है। धन्यवाद।